Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 13th video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhai's list of topics, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से नीट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें, इनकी थ्योरी कर लें, इनके क्वेश्चंस लगा लें, PYQs कर लें और एडिशनल तुम लोग अपने इनसे क्वेश्चंस कर लेते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 150+ इन नीट फिजिक्स। ओके, तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ टॉपिक। इट इज़ केपलर्स लॉज। ठीक है, केपलर्स लॉज पढ़ते हैं हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। जो अर्थ का या फिर किसी भी प्लैनेट का मूवमेंट होता है अराउंड द सन, है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये लॉज हैं, केपलर्स लॉज। ठीक है, तो क्या है केपलर्स लॉज? केपलर्स लॉज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। वही दे आर एप्लीकेबल टू ऑल प्लानिटरी बॉडीज, सैटेलाइट्स एंड एनी ऑब्जेक्ट इन द ऑर्बिट। अब ऑर्बिट में प्लैनेट्स के साथ साथ सैटेलाइट्स भी होते हैं, कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो उन सब के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जो भी मतलब ऐसे सन के आसपास जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स मूव करते हैं, सैटेलाइट्स मूव करते हैं, उसके मोशन को समझाने वाला लॉ मतलब लॉज दिए हैं, केपलर्स लॉज उन्हें कहते हैं। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? केपलर के 3 लॉज हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ से शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है द पाथ ऑफ एवरी प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन इज़ एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई। बहुत सिंपल है कि जैसे हम लोग मतलब बचपन में सोचते थे कि ऐसे होता है, सर्कुलर पाथ होता है, ऐसा नहीं होता। सन होता है एक फोकाई में, मतलब इलिप्स ना ऐसे होता है, तो उसके 2 फोकस होते हैं, तो सन इन दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। और ये जो मोशन होता है प्लैनेट्स का दैट इज़ इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्स ऑर्बिट होता है इनका। बस यही वाला हमारा फर्स्ट लॉ ख़त्म हो गया। ओके, और ये फॉर्मूला लगता है r/a 1 - e² इज इक्वल टू 1/1 + e cos थीटा। नोबडी इज़ गोना आस्क यू दैट फॉर्मूला नीट में। ठीक है, ई बेसिकली हमारा क्या होता है? एक्सेंट्रिसिटी होता है। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स होता है। जैसे ये इलिप्स है ना, तो इसका ये मान लो सेंटर है और ये इसका फोकस है, तो ये वाली लेंथ इसको सी कहते हैं और इसकी लेंथ यहाँ से लेकर सेमी मेजर एक्सिस ए होती है। तो एक्सेंट्री बेसिकली c/a होता है एंड इट इज़ मतलब कि 0 से बड़ा होता है या फिर इक्वल हो सकता है और 1 से छोटा होता है। 0 और 1 से बीच में होता है एक्सेंट्रिसिटी। आर होता है डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट एंड ए इज़ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, मैंने बताया, जैसे एक बार अच्छे से बताती हूँ। देखो, ये तुम्हारा इलिप्स है। अब इसमें से 2 एक्सिस है, एक ये है, एक ये है। ये वाली बड़ी है तो इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस और इसकी वैल्यू होती है ए। ये थोड़ी सेमी माइनर है और इसकी वैल्यू होती है बी। ठीक है, तो ये दे रखा है 2b 2a और ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं c एंड एक्सेंट्रिसिटी इज c/a। नोबडी इज़ गोना आस्क यू ऑल दिस, बट ठीक है, तुम समझ सकते हो। e इज़ इक्वल टू 0 होता है सर्कल के लिए। क्यों? क्योंकि c और a बराबर हो जाएगा है ना सर्कल के लिए, तो जितना उसका फोकस है डिस्टेंस है वो सेंटर पे है ना, तो c/a 0 हो जाएगा। राइट, c 0 हो गया, सेंटर और फोकस एक ही है, तो फिर सर्कल बन जाएगा, परफेक्ट ऑर्बिट हो जाएगा वो। अब एक और चीज़ होती है कि जब सन के पास होते हैं और सन के दूर होते हैं, क्योंकि सन तो किसी एक फोकस पे है, तो एक पॉइंट है जो कि इसके पास है और एक पॉइंट है जो कि इसके दूर है। तो जो पास होता है उसको कहते हैं पेरिलियन और जो दूर होता है उसको कहते हैं एपिलियन। ठीक है, अब तुम ऐसे याद रख सकते हो कि पास पी से पेरिलियन, मैंने तो ऐसे याद रखा था। ठीक है, पास वाला पॉइंट इज़ पेरिलियन, दूर वाला पॉइंट इज़ एपिलियन। ठीक है, ओके, और यहाँ पे जो हमारा S है और S' है, ये हमारे फोकस हैं। 2 फोकस होते हैं, तो एक ये फोकस है, एक ये फोकस है। ठीक है, ओके, तो हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? अ लाइन जॉइनिंग प्लैनेट्स टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बहुत बार सुना होगा इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बस ये है, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब समझते हैं कि जैसे कि मान लो यहाँ पे है तुम्हारा प्लैनेट, ठीक है, और एक लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, और मान लो कि यहाँ तक आया और ये एरिया इक्वल है। ठीक है, ये एरिया किसके इक्वल है? इस वाले एरिया के। जस्ट लेट सपोज, ठीक है, इतना इक्वल तो नहीं है बट ठीक है, मान लो कि ये दोनों एरिया इक्वल है, तो इसको प्लैनेट को ये एरिया कवर करने में ना, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में सेम टाइम लगेगा। ठीक है, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, सन से प्लैनेट के बीच का एरिया जो होता है वो उसको कवर करने में अगर दोनों एरिया इक्वल है तो टाइम भी इक्वल लगेगा। तो हम कह सकते हैं dA/dt कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज इन एरिया मतलब टाइम के साथ ही चल रहा है, तो दैट इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, ये एक याद रखना तुम्हें। प्लैनेट्स मूव फास्टर व्हेन दे आर क्लोजर टू द सन नियर पेरिलियन और स्लोअर जब एपिलियन के पास होता है। इसका क्या मतलब है कि मान लो कोई प्लैनेट यहाँ पे है ना और वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, और कोई प्लैनेट यहाँ पे है और यहाँ तक जाएगा,
ये मान लो मतलब एक ओके फिर से समझते हैं, पेरिलियन है यहाँ पे, ठीक है। और क्या कहा, प्लैनेट्स मूव फास्टर व्हेन दे आर एट द पेरिलियन। क्यों? क्योंकि पास है ना, तो एरिया इनका कम हो रहा है कवर, है ना। यहाँ इतनी दूर आ गया फिर भी इसका एरिया इतना ही हुआ है, लेकिन मान लो कोई प्लैनेट यहाँ पे है और वो इतना ही बस गया है, लेकिन फिर भी इसका एरिया इतना ज़्यादा है ना। जो एरिया कम है इसलिए वो जल्दी मूव करता है, क्योंकि टाइम इक्वल एरिया होना चाहिए, राइट। जितना मतलब मान लो कि हमने 1 से 2 का बना रखा है कि 1 से 2 मतलब 2 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ चलता है, ठीक है, मान लो, ठीक है, लेट्स जस्ट सपोज। पर इसको 2 सेकंड में ज़्यादा चलना पड़ेगा क्योंकि इसका एरिया ही कम स्वीप आउट होता है ना, क्योंकि पास है ज़्यादा, तो इसलिए क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करना है इसको, तो ये ज़्यादा जल्दी मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जल्दी मूव करता है, बस ये कहना चाह रहे हैं। बाकी एरिया जो स्वीप होगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट वो जो पॉइंट कवर कर रहा है ना वो ज़्यादा करेगा। पेरिलियन पे हो गए, एपिलियन पे ऑलरेडी दूर है, थोड़ा सा भी चलेगा तो एरिया सोचो कितना ज़्यादा कवर हो जाएगा। इतना चलेगा तब इतना एरिया कवर होगा, लेकिन ये थोड़ा सा भी चल लेगा तो इतना हो जाता है एरिया कवर, इसलिए एपिलियन पे धीरे धीरे चलता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, हाँ ये इस लॉ से सेकंड लॉ का एक एप्लीकेशन ये भी है कि इससे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व आता है। डी/dt कांस्टेंट होता है ना, उससे इसकी पूरी डेरिवेशन होती है, इस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये याद रख लेना कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है और सन एट एनी ऑफ द 2 फोका है। सेकेंड लॉ क्या है, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। डी/dt कांस्टेंट है और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। जब पास होता है तो जल्दी चलता है, बस। जैसे ये देखो डेल्टा ए है, ये इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ से बस इतना गया, पॉइंट कम है ना, तो धीरे चला, और यहाँ पे इतना चला तब जाके इक्वल एरिया हुआ, बस ये मैं समझाना चाह रही थी, ठीक है। एरिया स्वेप्ट इन टाइम dt, ये डेल्टा ए हमारा बेसिकली, इसको रेफ़र कर सकते हो तुम, आई गेस तुम्हें समझ आई गया होगा। और वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, ठीक है। करते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कुछ भी नहीं है, t² इज़ प्रोपोर्शनल टू a³, दैट्स इट। t² प्रोपोर्शनल टू a³। ए क्या था हमारा, सेमी मेजर एक्सिस है ना, फोकस से सेंटर से जो यहाँ तक जाते थे उसको कहते थे ए, या वाला होता था बी, ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये सेमी माइनर एक्सिस है, ठीक है। ए सेमी मेजर एक्सिस और टी होता है टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन अराउंड सन। टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ से शुरू करके वापस यहीं पे आना, ठीक है। तो t² इज़ प्रोपोर्शनल टू a³। डन विद द 3 लॉस, बस इतना है। अब देखो फॉर 2 प्लैनेट्स हमने क्या बोला कि t² प्रोपोर्शनल है a³ के, तो 2 प्लैनेट है तो t1/t2 विल बी इक्वल टू a1/a2। तो इन्होंने कैसे लिखा है इसको, t1/a1 इज इक्वल टू t2/a2, t1 का स्क्वायर a1 का क्यूब, t2 का स्क्वायर a2 का क्यूब। आई गेस समझ आ गया होगा, है ना, क्योंकि t² इज इक्वल टू a³ है, तो t1² अपॉन में a1 क्यूब इज इक्वल टू t2² अपॉन में a2 क्यूब, ठीक है। ए इज़ अगेन लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको मतलब कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की, कोई नहीं पूछता नहीं क्यों। लिमिटेशन क्या है केपलर्स लॉज की, देर एप्लीकेबल टू आइडियल 2 बॉडी सिस्टम्स, ठीक है। 2 बॉडी सिस्टम है, सन प्लैनेट तभी एप्लीकेबल है और आइडियल होना चाहिए, बाकी नहीं होता, ठीक है। चलो अब लेट्स स्टार्ट विद द PYQ क्वेश्चन टाइम। थ्योरी इसकी इतनी ही थी बस, ठीक है। केपलर के 3 लॉ है, वो तुम्हें आने चाहिए, मैंने बता दिया पॉइंट वाइज क्या क्या होना चाहिए। अब थ्योरी इसके बाद क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि एकदम कंसोलिडेट हो जाए हमारा। 2 planets orbit a star in circular paths with radii r and 4r respectively। 2 planet हैं, एक का रेडियस मतलब ये मान लो ये स्टार है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नहीं दे रखा है इन्होंने, सर्कुलर पाथ दिया है विथ रेडियाई r and 4r respectively। एट अ स्पेसिफिक टाइम द 2 planets and the star are aligned in a straight line। ऐसा हुआ एक टाइम पे कि ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे आ गए। इफ़ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द स्टार इज टी, ऑर्बिटल पीरियड वही है, टाइम पीरियड is closest to the star is t, what is the minimum time after which the star and the planets will again be aligned in a straight line। अभी एक सर्टेन टाइम पे दोबारा किस टाइम पे होंगे, ठीक है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो बेसिकली हमें केपलर्स लॉज ही लगाना है, ठीक है, चाहे सर्कुलर हो चाहे कुछ हो, बट हम ये लगा सकते हैं कि t² इज़ प्रोपोर्शनल टू r³, थर्ड लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ t² प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। तो हमने जो ये वाला फॉर्मूला ये किया था ना, ये वाला, बस इसको यहीं लगा देंगे। तो इसके लिए हमने टाइम रखा है t और दूसरे वाले के लिए रखा है t', ठीक है। और इसका तो r है और इसका 4r है। बेसिकली तुम्हें इसने सर्कुलर क्यों कर दिया, ताकि तुम्हें a की वैल्यू इजीली मिल जाए, है ना। a सेमी मेजर एक्सिस होता है और a इस केस में रेडियस के बराबर हो जाएगा, बस ये समझने के लिए उन्होंने सर्कुलर कर दिया था। तो t'/t विल बी इक्वल टू t' बाद वाला तो 4r/r का होल क्यूब।
और इसका होल स्क्वायर. वी जस्ट सॉल्व दिस आउट एंड गेट आवर आंसर इज 80. द स्टार इन द प्लानट विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन आफ्टर द टाइम 80, 16t. मतलब 80 वाले मल्टीपल्स में चलेगा, 8t के बाद, 16t के बाद, 24t के बाद, ऐसे करके. ठीक है, तो और सो ऑन. तो मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा इसका? 80. ठीक है, समझ आया कैसे किया? बेसिक मतलब ईजी सा कैलकुलेशन है, इसको तुम ईजिली कर सकते हो. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. लेट द स्पीड ऑफ द प्लानट एट द पेरिलियन पी. अब मान लो इसमें नहीं दिया होता कि पी है, पर तुम्हें पता होना चाहिए पेरिलियन कौन सा वाला पॉइंट होता है, पास वाला पॉइंट होता है, तो ये वाला पॉइंट पेरिलियन है. लेट द स्पीड ऑफ द प्लानट एट द पेरिलियन पी इन द फिगर शोन बिलो बी वी पी. यहाँ पे इसकी स्पीड वी पी है. एंड द सन प्लानट डिस्टेंस एस पी बी आर पी. जो सन प्लानट डिस्टेंस है एस पी, ये हमारा रेडियस पी है. ठीक है, विल द प्लानट टेक इक्वल टाइम टू ट्रावर्स बी ए सी एंड सी पी बी. मतलब इसको प्लानट को बी ए सी और सी पी बी जाने में इक्वल टाइम लगेगा. तो देखो, देखने से लग सकता है ना कि ये है फिर ये है, पर क्या इक्वल टाइम लगेगा? खुद सोचो, थोड़ा सा खुद से सोच के देखो कि यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में सेम टाइम लगेगा. अगर सर्कुलर होता तो लगता, ठीक है, तब ऐसा नहीं होता. बट हम कैसे कवर करते हैं? सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और उसमें एरिया कहाँ से लेते थे? सन और प्लैनेट का लेते थे. ठीक है, यहाँ से यहाँ में ये वाला एरिया है और यहाँ से यहाँ में ये पूरा एरिया है, तो इक्वल टाइम लगना ही नहीं है. आंसर इज़ नो. वी कांट से एनीथिंग, वी कैन से एनीथिंग. डिपेंड ऑन द मास ऑफ प्लैनेट? नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट. एरिया स्विफ्ट, अगेन ये वाला एरिया बड़ा है क्योंकि हमें सन और प्लैनेट के बीच का देखना है ना, तो ये बड़ा एरिया है, तो ये वाला एरिया ज़्यादा है, तो इसको कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा. सिंपल सी बात है. तो दोनों में सेम नहीं होगा. ठीक है, यही लिखा है मैंने. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ द सन एंड द प्लैनेट्स कैरिड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस. अगर ऐसा होता है कि सन और प्लैनेट्स में ऑपोजिट चार्जेस होते तब क्या होता? ऑल थ्री ऑफ केपलर्स लॉ वुड स्टिल बी वैलिड, ओनली द थर्ड लॉ वैलिड, सेकंड लॉ वैलिड, फर्स्ट लॉ वुड स्टिल बी वैलिड. क्या होगा इसमें? मोशन ऑफ प्लैनेट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द प्लैनेट्स. ठीक है, अब हम क्या कहते हैं? ड्यू टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑपोजिट चार्ज इन द सन एंड द अर्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विल बी लार्ज. कौन से फोर्सेज लगते हैं? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. यही हो जाएगा ना. सन में मान लो पॉजिटिव चार्ज है, प्लैनेट्स में नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन का तो फोर्स है ही. तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है ये चीज़. तो और वो भी फॉर्मूले से सेम ही होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है. और हमारा वाला होता है G M1 M2, मतलब कैपिटल G M1 M2 बाय आर स्क्वायर. दोनों ऑलमोस्ट से सेम से ही होते हैं. ठीक है, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में फ़र्क होता है, बट वैसे सेम टाइप फोर्सेज हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्टिव इन नेचर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है. तो बोथ द फोर्सेज विल बी एडेड. बोथ द फोर्सेज ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, है ना. दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ का क्या मतलब है कि के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और वो G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, ये दोनों आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं. तो ये दोनों ओबे करते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और सेंट्रल फोर्सेज यानी कि सेंटर की तरफ एक्ट करते हैं. सिंस बोथ द फोर्सेज आर द सेम नेचर, ऑल थ्री केपलर्स लॉ विल बी वैलिड. ये अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हें मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पे मजबूर करता है. ठीक है, कि अगर दोनों में ऑपोजिट चार्जेस होता है तो फिर केपलर्स लॉ फिर भी वैलिड होते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एडअप हो जाता है इनके बीच में. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मतलब काफ़ी सेम से हैं. ये लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करते हैं, और सेंट्रल फोर्सेज हैं अट्रैक्टिव इन नेचर है. ठीक है, तो तीनों लॉज वैलिड होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स मोस्ट क्लोजली शोज द वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ एज इट मूव्स अराउंड द सन इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के आसपास ये अर्थ मूव कर रही है, तो कौन से इसका काइनेटिक एनर्जी शो करता है. ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी पहले बढ़ रही है, पहले बढ़ी, कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई. कैसे? अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड व्हेन द अर्थ इज क्लोज टू द सन स्पीड इज मैक्स. ये वाली जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी, तुम्हें जितना बताया ना उतने से तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था. तुम्हें लगेगा कैसे, बट देखो, मान लो अर्थ यहाँ पे है तो इसकी स्पीड ज़्यादा है. स्पीड ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा है? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है. मान लो वही पॉइंट है, और फिर ये बढ़ रही है, मतलब सोचो यहाँ पे है, दूर से पास आ रही है तो बढ़ रही है, फिर यहाँ से आ रही है तो कम हो रही है, फिर यहाँ पे पहुँच गई, फिर वापस से कम हो रही है क्योंकि नेगेटिव ही चली गई, फिर ऐसे करके. ठीक है, पास होती है तो सबसे ज़्यादा होती है. बस ये वाला पॉइंट याद रखना है. मूव्स अराउंड द सन इन इट्स इलेप्टिकल ऑर्बिट एंड व्हेन द अर्थ इज क्लोज टू द सन स्पीड इज मैक्सिमम. और जब अर्थ से दूर चली आती है स्पीड मिनिमम हो जाती है, बट नेवर जीरो और नेगेटिव. लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कभी जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती. तो इसलिए ये वाला ग्राफ नहीं बनता, और ऐसा तो बनता ही नहीं. आगे भी तो होगा, दूसरी साइकिल भी तो चलनी है, ये भी नहीं बनता. कॉन्स्टेंट नहीं रहती है. क्या कॉन्स्टेंट रहता है? एंगुलर मोमेंटम बनता है, ये नहीं रहती. और नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा कि चेंज तो हो रही है, पीरियोडिक सी तो है थोड़ी थोड़ी.
ठीक है। के ई मिनिमम होती है बट लेकिन ज़ीरो नहीं होती। एक पॉइंट है जहाँ पे उसको मिनिमम भी होना है, ठीक है। ये आधा है, इसके बाद ऐसे होता, पर ये सेम लाइन में होता ना तो भी हो जाता, वही का ग्राफ बन जाता। नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये गाला कट गया। एक मिनिमम पॉइंट उसको जाना था, ठीक है। नेवर ज़ीरो और नेगेटिव। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 2009 का PYQ में। लेट्स सी। फिगर शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट M अबाउट द सन S, ठीक है। M प्लैनेट है, सन S है। शेडेड एरिया SCD, जो शेडेड एरिया है SCD इज़ ट्वाइस द शेडेड एरिया SAB। मतलब ये अगर 2 है तो ये A है। इफ़ T1 इज़ अ टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C to D, C to D जाने में से टाइम T1 लगा और T2 लगा यहाँ से यहाँ आने में, A to B जाने में, तब T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन है? हमें पता है सेकंड लॉ से dA/dt कांस्टेंट है। जैसे तुम्हें एरिया दिखे, टाइम दिखे, कौन सा लॉ याद आना चाहिए? सेकंड लॉ। जैसे तुम्हें टाइम दिखे और ये दिखे, डिस्टेंस दिखे, तो थर्ड लॉ याद आना चाहिए। फर्स्ट लॉ का एज सच कोई मतलब कि यूज़ नहीं होता इसमें न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? dA/dt कांस्टेंट है तो A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2। सिंपल ऐसे ही A1/T1 कांस्टेंट है और A2/T2 भी कांस्टेंट है, तो हम A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2 कर सकते हैं। बस ये किया हमने, A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2, ठीक है। और हमें T1 T2 के बीच में रिलेशन चाहिए, तो T1 इज इक्वल टू A1/A2 T2। अब T1 हमने कौन सा लिया है? A1, और बेसिकली T1 ये था, है ना, टू मूव फ्रॉम C to D, और इसका एरिया हमने कितना लिया था? 2A। अगर इसका एरिया A है तो बस हमने वही वैल्यू पुट कर दी। A1 जो है वो ट्वाइस ऑफ A2 है, तो A1 हो गया ट्वाइस A2, नीचे हो गया A2, A2 कट गया, T1 कितना आ जाएगा? 2T2। डायरेक्ट रिलेशन होता है वैसे भी। अगर यहाँ पे डबल है एरिया तो इसको डबल टाइम भी लगेगा। सिंपल था, तो इसे मुझे कर सकते थे, पर इसका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब एक 2018 का PYQ देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एट पोजीशंस A, B, C। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी K है, यहाँ पे KB है, यहाँ पे KC है। दोनों ना खुद सोचो, ठीक है, मेरे को नहीं बाकी सब पढ़ना। A सबसे पास वाला पॉइंट है, पेरिलियन है। क्या ज़्यादा होती है? वेलोसिटी ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या ज़्यादा होगा? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी A की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो आंसर ही गलत हो गया। बीच में नहीं होगी, बीच में नहीं होगी, यही ऑप्शन है। ऐसे करना होता है क्वेश्चन सॉल्व। काइनेटिक एनर्जी A की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि पास होता है वो, C की सबसे कम होनी चाहिए, इसमें C की सबसे ज़्यादा करती है, हट, और इसमें B की सबसे ज़्यादा करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। यही मतलब एलिमिनेशन से करना था ये क्वेश्चन, तो और कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा पास में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, दूर में सबसे कम, ठीक है, बस। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद केपलर्स लॉ। हर एक क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? जब भी T और R का रिलेशन है तो थर्ड लॉ यूज़ करना है, T² इज़ प्रोपोर्शनल टू R3। फिर एरिया अगर इक्वल नहीं होगा तो टाइम भी इक्वल नहीं होगा, और dA/dt कांस्टेंट होता है। अगर हम लोग ग्रेविटेशन लॉ की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ भी लगाएंगे तब भी सेम केपलर्स लॉ फॉलो होंगे। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनेगा, कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, मतलब कि नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज़ीरो हो रहा था, ज़ीरो नहीं हो सकता, कांस्टेंट ही रहता, क्योंकि पास आता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, दूर में वेलोसिटी कम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज तो हो रही होती है, पीरियोडिक सी होती है, ठीक है। और यही वही है, एरिया जितना होगा उतना ही रिलेशन टाइम के साथ चलता है। और ये वाला तुम्हें बिल्कुल मुँह ज़बानी, मतलब ये भी मुँह ज़बानी बनने वाला था। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, देख लिया तुमने, बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।